ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 20, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। स्टार्ट। जिन्हें हमें देखना है एक स्वतंत्र देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे महान और बड़े देश के लिए यह बिल्कुल असंभव है कि वह विदेश व्यापार गृहों, विदेशी दूतावासों और विदेशी व्यापार मंडलों आदि के साथ ऐसे संबंध स्थापित किए बिना अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। पैरा। मैं इसकी चर्चा इसलिए करता हूँ कि अक्सर इसकी आलोचना होती है कि हमारे दूतावास सारी दुनिया में फैले हुए हैं, और कभी कभी मुझसे कहा जाता है कि मुझे एक तरह की सनक हो गई है और यह कि मैं भारत की मुसीबतों को भूल जाता हूँ और मैं उन पर ध्यान नहीं देता और मैं सिर्फ राजदूतों को बाहर भेजने की बात सोचता रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि यह सभा इस मामले पर विचार करे और इसके संबंध में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ ले। इससे पता चलता है कि लोगों को इसकी काफ़ी समझदारी नहीं है। पैरा। अब सूचना और रेडियो के संबंध में मैं कहूँगा कि सूचना और रेडियो इन दोनों पर विशेष विषयों पर मंत्रालय ने मुझे पूरे ब्यौरे दिए हैं, जिनमें अनेक विशेष बातें हैं। मैं उन्हें इस सभा के सामने पढ़ूँगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा और जो बहुत से आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं में यह सभा फंस जाएगी। लेकिन इस सभा को उन ब्यूरो को जानना अवश्य चाहिए और मैं मंत्रालय को सुझाव दूंगा कि वह उन्हें इस सभा के सामने और जनता के सामने उचित रूप में रखे, जिससे कि वह समझ सके कि क्या हो रहा है। मेरा अपना मत रेडियो की व्यवस्था के विषय में है। यह है कि हमें जहाँ तक हो सके ब्रिटिश नमूने पर कार्य करना चाहिए, अर्थात अच्छा यह होगा कि हम सरकार की अधीनता में एक अर्ध स्वायत्त संस्था कायम करें, जिसकी नीति अवश्य ही सरकार द्वारा नियंत्रित होगी, लेकिन जो अन्यथा सरकारी विभाग के रूप में नहीं बल्कि एक अर्ध स्वायत्त संस्था के रूप में चलाई जाएगी। मैं यह नहीं सोचता कि ऐसा करना तत्काल संभव होगा। मैंने इस सभा से केवल इसकी चर्चा की है। मेरा ख्याल है कि हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, चाहे हमारे सम्मुख बहुत सी कठिनाइयाँ क्यों न हो। वास्तव में बहुत से मामलों में हमारा उद्देश्य इस तरह की अर्ध स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना होना चाहिए, जिनमें नीति तथा अन्य बातों का नियंत्रण दूर से सरकार के हाथों में हो, लेकिन सरकार या सरकारी विभाग हमारे कार्यक्रमों में हस्तक्षेप न करे। लेकिन यह तात्कालिक प्रश्न नहीं है। यह स्पष्ट है कि हमारी विभिन्न सेवाओं में समाचार वितरण, भाषा के प्रश्न आदि में कौन सी नीति बरती जाए, इस पर यहाँ होने वाले वाद विवाद ने सभा के विचारों का संकेत दे दिया है, लेकिन इनका फल तभी निकलेगा जब समितियों आदि द्वारा इस तरह के वाद विवाद शास्त्रीय स्तर पर नहीं, फिर भी पूरे ज्ञान के साथ बराबर ध्यानपूर्वक होते रहें। कटौती के प्रस्तावों के संबंध में किए गए भाषणों द्वारा इस विषय पर ठीक विचार हो सकना वास्तव में असंभव है। मुझे एक माननीय सदस्य से यह जानकर खेद है कि कुछ प्रांतों में सलाहकार समितियां ठीक नहीं चल रही हैं।
मैंने समझा था कि रेडियो के संबंध में यह आवश्यक है कि ऐसी समितियां जल्द जल्द काम करती हैं, उनसे सलाह ली जाए और उन्हें बताया जाए कि क्या हो रहा है। पैरा। सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से 3 दिनों से जो बहस रेलवे पर हो रही है उसका उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, इसलिए समय आने पर आज उत्तर देने की आज्ञा आपने मुझे दी है। इस बार के बजट पर कुछ विशेष बातें देखने में आई। एक बात तो यह देखने में आई कि इस बजट का उत्तर दूं तो क्या दूं। जो बहस हुई उसमें विरोधी दल ने कोई हिस्सा नहीं लिया। शायद उन्हें विरोध करने के लिए कुछ नहीं मिला या उसका मौका नहीं मिला। एक दूसरे ढंग से उन्होंने समर्थन प्रदान किया। अभी माननीय सदस्य महोदय ने जो अन्य कुछ बातें कहीं उनसे मैं सहमत हूँ। आपने भी बोला था, आपकी सुंदर वाणी सुनने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुख्य रूप से जिस दिन बजट का विरोध करने के लिए विरोधी दल के नेता खड़े हुए तो पीछे से सारे उनके समर्थक चलते बने। अकेले वही खड़े रहे और बोले, आपको स्मरण होगा मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है। पैरा। जो बहस रेलवे बजट पर 3 दिन हुई, इधर के हमारे साथियों ने उस समय का सदुपयोग किया। एक सज्जन केवल विरोधी दल की ओर से कुछ विशेष रूप से बोले। वे आज यहाँ नहीं हैं, फिर भी उनका पूरा का पूरा जो भाषण था, अब मैं उसका उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। साथ ही इसके पहले मैं उन सब लोगों को धन्यवाद दूं जिन्होंने इस बजट के ऊपर अपने विचार रखे। ऐसे लोग जिन्होंने इस बजट का स्वागत किया और बड़ी उदारता के साथ इसका समर्थन करने की कृपा की, अपना सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। पैरा। श्रीमान, इधर के लोग बोले, इसलिए 2 तरह की बातें कही गई हैं। एक तो कुछ नीति संबंधी बात कही गई है और दूसरे कुछ सुझाव दिए गए हैं। हमारी व्यवस्था में, प्रबंधन में कहीं कुछ त्रुटि है, क्या होना चाहिए, इसके संबंध में कुछ सुझाव दिए गए। कुछ सदस्यों ने सुझाव देते हुए अपने प्रदेश अर्थात अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भी कुछ बातें कहीं। मैंने देखा कि 2 तरह की बातें कही गई, एक तो नीति संबंधी और दूसरी सुझाव संबंधी। सुझाव संबंधी जो बातें कही गई उनका बहुत कुछ उत्तर हमारे साथी माननीय सदस्य ने दे दिया, इसलिए मैंने सोचा है कि उन्होंने कुछ बातों की चर्चा करके एक तरह से मेरा बोझा बहुत हल्का कर दिया है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहता हूँ और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। इन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए वे उनको पूरी तरह मंजूर नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट न हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालात में वे खाने से बरी
नहीं हो सकते। जब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। स्टॉप। यह थी हमारी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।